और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CGPET मैथ सोल्यूशन पार्ट 3 का पार्ट 2 यानी क्वेश्चन नंबर 132 तक प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था। और अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 133 में। देखिए, इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स की पावर -11 1 प्लस एक्स की पावर 4 होल टू द पावर -1/2। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें एक्स की पावर 4 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, एक्स की पावर -15 बन जाएगा और यहाँ एक्स की पावर -4 + 1 टू दी पावर -1/2 dx हो जाएगा। अब हमने इसमें को क्या किया, कुछ ऐसे चेंज कर लिया, एक्स की पावर -4 + 1 होल टू दी पावर -1/2 dx डिवाइडेड बाई एक्स की पावर +15। अब हम क्या करते हैं, इसको 1 प्लस एक्स की पावर -4 है, इसको हमने t मान लिया। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -4 एक्स की पावर 5 dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt हो जाएगा। यानी dx डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू dt डिवाइड बाई -4। तो मतलब ये हुआ कि इस dx अपन ये 15 में से मैं ना 11 पार्ट इसको रिमूव कर लेता हूँ, हटा लेता हूँ, है ना। x की पावर 11 यहाँ पे आपका आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ एक गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया, जब x की पावर -4 को जब बाहर निकालोगे तो x की पावर -2 बाहर निकल के आएगा। तो -2 बाहर निकल के आएगा तो यहाँ एक्चुअली 15 ना होकर के 13 हो जाएगा। ठीक, एक्स पावर 13 आएगा। तो एक्स पावर 13 यानी 5 और एक्स पावर 5 अलग कर दिया और एक्स पावर 8 अलग कर दिया। तो अब यहाँ से dx डिवाइड बाई एक्स पावर 5 को हम dt डिवाइड बाई, देखो ऐसे हमने इसको लिख लिया t टू द पावर -1/2 क्योंकि इसको t माने हैं। और यहाँ आ जाएगा dt और नीचे में आपका एक वैल्यू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 8 आएगा। ठीक, 5 पार्ट को हमने अलग कर लिया और 8 को अलग कर लेंगे। अब यहाँ से अगर मान लो x की पावर -8 का वैल्यू, जस्ट सपोज ये ऊपर जाएगा तो x पावर -8 आएगा। तो x की पावर -8 का वैल्यू निकालोगे तो t-1 का होल स्क्वायर आएगा। तो उसको हमने यहाँ रख दिया t की पावर -1/2 और t-1 का होल स्क्वायर dt। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। t की पावर -1/2 इसको ओपन करेंगे तो t² + 1 - 2t dt। मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस टी की पावर 2 - 1/2 प्लस टी की पावर -1/2 और -2 इंटू टी की पावर +1/2 dt। तो ये आ जाएगा टी इंटीग्रेशन ऑफ 4 - 1 टी की पावर 3/2 और प्लस टी की पावर -1/2 -2 की पावर 2 इंटू टी की पावर 1/2 dt। इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा टी की पावर 5/2 डिवाइड बाई 5/2, यहाँ टी की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 -2 के पावर, सॉरी यहाँ 1/2 आएगा, 1/2 और ये 1/2 और यहाँ आ जाएगा टी के पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 हो जाएगा। तो देखो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2/5 पहला वाला टर्म्स तो हमारा क्या आ जाएगा -4, मतलब इसको अगर हम अरेंज करें तो t की पावर 5/2 वाले के केस में 2/5 आएगा। ठीक है, तो 2/5 कहाँ आ जाएगा आपका 2/5 और 1 प्लस एक्स की पावर 3 + 2 5/2। ठीक है, और -4/3 2/3 और 3/2 ये, और उसके बाद आपका आ रहा है ये वाला 1/2 और उसके बाद 3/2 माइनस वाला। कौन सा ऑप्शन आएगा, एक मिनट, आपका ऑप्शन नंबर -1/2 5/2 2/5 -1/2 1 प्लस एक्स के पावर -4 और -1/2 आ जाएगा। ठीक है, यही तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 134 में हमसे क्या बोला जा रहा है कि if a plus b is equal to 2π/3 where ab is belonging to r plus then the maximum value of sin a plus b। तो देखो हमने क्या किया, अगर a प्लस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2π/3 दिया हुआ है, तो b का वैल्यू हम लोग क्या निकाल सकते हैं 2π/3 माइनस a। तो बस इसमें रख दिया b का वैल्यू, तो साइन a प्लस साइन 2π/3 माइनस a। और अगर मान लो इसको हमने एफ ए मान लिया या पी ए मान लिया, जैसे सपोज
इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा कुछ वैल्यू कुछ ऐसे आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, पी डैश एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए और फिर प्लस कॉस ऑफ 2 पाई/3 माइनस ए फिर -1 हो जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा क्या चीज़, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमारा कुछ वैल्यू, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कुछ वैल्यू ऐसे का 3/2 कॉस ए और प्लस √3/2 साइन ए। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोग जानते हैं √a² + b² होता है। तो यानी इसका वैल्यू निकालेंगे तो 3/4 प्लस 3/4 प्लस 9/4 यानी 12/4 यानी √3 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका वैल्यू आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फॉर द फॉलोइंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी व्हाट। तो देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमको सबसे पहले ये लीनियर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो लीनियर फॉर्म में बनाने के लिए हमने क्या किया, dy/dx दिया हुआ है -y इंटू 1 - x² डिवाइड बाई, ये सारे टर्म से x और x² + 1 से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू x³ log x डिवाइडेड बाई x² + 1। हमको सिर्फ इससे मतलब है, y के कोफिशिएंट से मतलब है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब p का वैल्यू यहाँ पे निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता है, p dx। तो यहाँ पे p का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, -1 - x² डिवाइड बाई x इंटू x² + 1 यानी x² - 1 डिवाइड बाई x इंटू x² + 1। इसको इंटीग्रेट करना, एक्चुअली इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा पूरे टर्म्स को। तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करोगे तो कैसे करना पड़ेगा, ये जो आपका वैल्यू आएगा a डिवाइड बाई एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई x² + 1 आएगा। तो इसको सॉल्व करने, इसका सॉल्व करने के बाद हमारा वैल्यू a का वैल्यू 1 आ जाएगा, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इंटीग्रेट करने से बेसिकली हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेट करने से हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन करने से 1/x प्लस 1/x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -2x dx डिवाइड बाई x² + 1 ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो ये आ जाएगा, x² + 1 डिवाइड बाई x, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसको सॉल्व कर लेना है, क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा log x, इसको t मानोगे तो 2x dx आएगा, माइनस यहाँ रख दिया तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 2x dx यानी log ऑफ x² + 1 आ जाएगा। तो x डिवाइड बाई x² + 1 आ रहा है, ठीक है, x² डिवाइड बाई x + 1 आ रहा है। तो फिर इसको हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के केस में ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाता है। एक्चुअली यहाँ माइनस लगा हुआ था तो ये हमारा पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, उल्टा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ था, ये वाला माइनस। तो x² + 1 जो कि हमने लिखा है x² + 1 डिवाइड बाई x, तो उसकी वजह से ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 में देखिए क्या दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस। तो देखो इसको क्या करते हैं, एरिया अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसका कर्व अगर मान लो मैं ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि एरिया निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, आपके पास कर्व ड्रॉ होना चाहिए। पहला चीज़ क्या दिया जा रहा है, y = x/4 दिया जा रहा है, ठीक है, y = x डिवाइडेड बाई 4 दिया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y = x डिवाइडेड बाई 4 अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कहाँ से पास करेगा, ये ऐसे ओरिजिन से पास करेगा, y = x डिवाइडेड बाई 4, ठीक। y = 1 + √x की अगर हम लोग बात करेंगे तो कहाँ से पास करेगा, ये यहाँ से 1 से पास करेगा, कुछ ऐसे जाएगा, ठीक। उसके बाद y = 2/√x की बात किया जा रहा है, तो 2/√x का जो कर्व आएगा वो कुछ ऐसे आ जाएगा, ये कुछ ऐसे।
ठीक, तो एरिया हमको निकालना है इस पूरे का एरिया। तो अब एरिया कैसे आएगा, यहाँ से लेकर के ये वाला पोर्शन और फिर यहाँ से लेकर के ये वाला पोर्शन। ठीक, तो इसको एरिया अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो A1 का मान लो दो पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया, यानी इस वाले पोर्शन का एरिया और ये फिर इस वाले पोर्शन का एरिया। ये ठीक, दोनों को ये कर देंगे, मतलब हमको ये निकालना है। तो उसके लिए हमको मान लो कटिंग पॉइंट निकालेंगे, तो ये जो पॉइंट आएगा आपका वो 1 आएगा और ये वाला पॉइंट क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो एरिया कैसे निकालेंगे, 0 से लेकर के 1 के बीच में, 0 से लेकर के 1 से लेकर वैल्यू और फिर 1 से लेकर के 4 के बीच में। तो अब देखो अगर हम लिखते हैं इसकी वैल्यू, तो ये जो हमारा फंक्शन था, ये फंक्शन क्या है, 1 प्लस रूट एक्स है, और ये हमारा क्या है, ये 2/√x है, और ये क्या है, y इज इक्वल टू x/4 है। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कुछ ऐसे आएगा, मतलब लिखने का तरीका क्या है, 1 से लेकर के 4 तक 2/√x माइनस x/4 dx। ठीक, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू 17/8 आ जाएगा। ये मान लो A1 वाला पोर्शन आ गया, माइनस x/4 यानी इससे हमको माइनस करना पड़ेगा। दूसरा वैल्यू A2 अगर मान लो मैं निकालता हूँ तो A2 हमारा कितना आ जाएगा, 0 से, सॉरी ये हमने गड़बड़ कर दिया शायद, ये A2 है, जस्ट सपोज मान लो A2 है, क्योंकि हम लोग कहाँ से जा रहे हैं, 1 से लेकर के 4 तक जा रहे हैं। A1 अगर मान लो मैं निकालूंगा तो 0 से लेकर के कहाँ तक लेना पड़ेगा, 1 तक लेना पड़ेगा, और इसका वैल्यू 1 प्लस रूट एक्स माइनस x/4 आ जाएगा dx। तो इसका वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 37/24 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया अगर मान लो हमको कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, A1 प्लस A2 निकाल लेंगे। तो A1 प्लस A2 जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 11/3 आ जाएगा। तो 11/3 यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 137 की बात किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि द स्लोप ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू 3,4 एट एनी पॉइंट इज रेसिप्रोकल ऑफ ट्वाइस द ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। तो स्लोप यानी dy/dx का जो वैल्यू आ रहा है, द स्लोप ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू 3,4, तो dy/dx क्या आ रहा है, पासिंग थ्रू रेसिप्रोकल ऑफ ट्वाइस द ऑर्डिनेट, देन तो ये हमारा वैल्यू आ रहा है 1/2y। तो 2y मान लो हमने इधर ला लिया, dy इज इक्वल टू dx, इंटीग्रेट कर दिया, प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ तो हमारा वैल्यू आ जाएगा y² इज इक्वल टू x प्लस c, पास करा देंगे तो ये पैराबोला आएगा। कहाँ से, 3,4 से पास कराएंगे तो ये पैराबोला ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट 138 की बात किया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 138। तो देखो 138 में हम लोग क्या करते हैं, 138 में अगर हम इसमें से कॉमन लेते हैं, 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल ऐसे दिया हुआ ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस रो से 5 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लेते हैं, इससे 6 फैक्टोरियल और इससे 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल फिर 6 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल मान लो हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये हमारा आ जाएगा 1 1 1, फिर 6 7 8 और फिर 42 56 और ये 72 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, और भी मान लो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज़ वगैरह लगा करके अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, तो हमको पूछा क्या गया, पहले तो डी का वैल्यू ये हमारा आ रहा है, अब डी का वैल्यू निकालना है, निकाल लिया तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो डिवाइडेड बाई मान लो यहाँ पे रख देंगे 2 × 5 फैक्टोरियल का क्यूब और -2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 250 आ रहा है। तो 250 क्या होता है, और मल्टीपल ऑफ 5 बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर यह था 139 की बात करते हैं। टेट्राहेड्रन का अगर मान लो क्या बोला जा रहा है कि आर द वर्टिसेज ऑफ ए टेट्राहेड्रन देन इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, AB AC और AD। ठीक, AD का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल करके उसको 1/6 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
ठीक, तो ये मान लो हमने ओ ए वेक्टर ले लिया, ओ ए वेक्टर का वैल्यू क्या है, आई माइनस जे है। ओ बी वेक्टर का वैल्यू क्या है, जे माइनस के है। और ओ सी वेक्टर का वैल्यू हमने क्या मान लिया, के माइनस आई मान लिया, नहीं दिया हुआ है। एंड ओ डी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ आई प्लस जे प्लस के दिया हुआ है। ठीक, तो हमने क्या निकालना है, पहले ए बी निकालना है। ए बी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर का वैल्यू ओ बी माइनस ओ ए, यानी जे माइनस के माइनस आई माइनस जे। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ प्लस जे हो जाएगा और माइनस आई, यानी माइनस आई प्लस 2j और माइनस के आ जाएगा। ठीक, यानी माइनस आई प्लस 2j और माइनस के, ए बी वेक्टर आ गया। फिर ऐसी मैं निकाल लेता हूँ ए सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर अगर मान लो मैं कैलकुलेट करूँगा तो ओ सी माइनस ओ ए आएगा। तो ओ सी माइनस ओ ए यानी माइनस 2i आपका फिर से आ जाएगा यहाँ पे। तो माइनस 2i, इससे इसको माइनस कर रहा हूँ तो माइनस ये पहले से ये माइनस 2 आ जाएगा, और प्लस जे और ये प्लस के आ जाएगा। तो ए सी वेक्टर हमारा ये जाएगा माइनस 2i प्लस जे प्लस के आ जाएगा। फिर ए डी वेक्टर मानो निकाल लेता हूँ, तो ए डी वेक्टर क्या आ जाएगा, डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, जे माइनस जे कितना आ जाएगा, 2j हो जाएगा और प्लस के हो जाएगा। तो अगर मान लो मैं इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालता हूँ ए बी ए सी और ए डी का, तो -1 2 -1 फिर -2 1 1 0 2 एंड 1 सॉल्व कर लिया, और इसमें 1/6 से डिवाइड कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, -1 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 -2 यानी -1 आ जाएगा। फिर -2 इसको सॉल्व करेंगे तो -2 यहाँ -2 हो जाएगा। ठीक है, और -1 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो -4 हो जाएगा, -4 -0। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 1 + 4 और +4 कितना आ जा रहा है, 9 आ जा रहा है। ठीक, अगर हमने कैलकुलेशन सही किया है तो ये 4 हो जाएगा। एक बार फिर से कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 -2 यानी -1 फिर -2, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो -2 और -0 तो यानी -2 आएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे -1 तो -4 और -0 तो -1, ये +4 हो गया, यहाँ भी +4 हो गया और यहाँ +1 है, तो ये 9 आ रहा है। तो 9/6 यानी आपका आ जा रहा है 3/2 आ रहा है। तो 3/2 हमारा आंसर यहाँ दिया नहीं है, यानी हमारा क्या जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक, हो सकता है हमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, कहीं कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि नन ऑफ दीज जनरली आंसर नहीं दिया होता है, नहीं होता है। तो इसमें से अगर कोई और आंसर आता है तो हो सकता है वही आंसर हो, या हमने कहीं कुछ गड़बड़ किया होगा। जनरली मतलब आंसर हमारा आना चाहिए क्या चीज़ पता है, 1 सही आंसर है एग्जैक्ट। तो हो सकता है मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया हो, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए। या क्वेश्चन में भी हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा बहुत मिस्टेक किया हुआ, आना तो यही चाहिए, क्योंकि मैं 2 बार चेक कर चुका हूँ। मैं भी हो सकता है कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक कर रहा हूँगा, तो आप लोग चेक कर लेना। यही आंसर है, ये मैं ऐसे श्योर किसके साथ नहीं कह सकता हूँ किस क्वेश्चन के पर्पज़ से, बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, वो ये भी हो सकता है जैसे मैंने पहले बताया कि ये भी हो सकता है कि इस क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जा रहा है, देखो तो इसमें क्या होता है, बोला जा रहा है कि डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 to 1.5 और ये x² dx ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात किया जा रहा है। तो अगर इसको मैं अलग अलग पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, पहले तो हमको 0 से 1, ठीक, +1 से लेकर के √2 तक, फिर √2 से लेकर के 3/2 तक, ठीक, 3/2 तक। अच्छा, 0 से 1 के बीच में इसका तो वैल्यू 0 ही आएगा, 1 से √2 के बीच में 1 ही आएगा, प्लस √2 से लेकर के 3/2 के बीच में इसका वैल्यू √2 आ जाएगा। बस इसको इंटीग्रेट कर दिया, 0 का इंटीग्रेशन कोई कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1 और √2 का कितना आ जाएगा, x आएगा, x का इंटीग्रेशन करोगे तो √2 - 1 आ जाएगा, फिर प्लस √2 का करेंगे तो √2x ही आएगा, और इसका वैल्यू सॉल्व करेंगे तो √2 - 3/2 आ जाएगा।
तो मतलब हमारा आंसर, इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर क्या होगा, 2 माइनस रूट 2 हो जाएगा। ठीक, ये वैल्यू आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 141 में लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स डिवाइडेड बाई मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 0 प्लस एच लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा वैल्यू x 0 के केस में माइनस एक्स आ जाएगा और एक प्लस एक्स आ जाएगा, मतलब x डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो यानी आपका जो 1/1 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक, और x टेंस टू 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, x डिवाइड बाई माइनस एक्स, 0 माइनस के केस में, तो ये माइनस प्लस एक्स स्क्वायर है ना, कॉमन लेंगे तो 1/x माइनस 1 आ रहा है, 0 करेंगे तो ये माइनस 1 आ रहा है, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन नंबर सी है ज़्यादा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, अब क्या बोला जा रहा है कि 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, जो भी है। तो देखो, कोलिनियरिटी की सबसे पहले तो हम लोग कंडीशन लगाते हैं। कोलिनियरिटी की कंडीशन, जैसे मान लो एक वेक्टर ये 1 2 3 -2 3 5 एंड 7 0 -1 दिया हुआ है, तो कोलिनियर के केस में एक आसान तरीका क्या होता है, स्लोप निकाल लो फटाफट। 5 - 3 कितना आ जाएगा, 2 है ना, 5 - 3 डिवाइडेड बाई 3 - 2, तो 5 - 3 कितना आ जाएगा, 2/1 आ रहा है। फिर 3 - 2 1 और -2 + 1, तो परपेंडिकुलर टाइप का दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूँ, ये हम लोग ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और सी वेक्टर है। तो अगर मान लो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी अगर आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या होता है, लीनियर के फॉर्म में होता है। तो ए बी अगर मान लो मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो ए बी का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, ए बी का वैल्यू, इसको ए मान रहा हूँ, इसको बी मान रहा हूँ, इसको सी मान रहा हूँ, तो ए बी का वैल्यू आ जाएगा 5 - 3 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा, 3 - 2 यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा, -2 - 1 3 यानी 9 आ जाएगा, तो 9 + 1 10, 10 √14 आ रहा है ए बी। ठीक, ऐसे ही बी सी निकाल लेते हैं, तो बी सी कितना आ जाएगा, -1 -5 6 36 आ जाएगा, 0 - 3 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 7 + 2 9 81 है ना, 81 आ जाएगा, तो 90 यानी √126 आ जा रहा है इसका वैल्यू। फिर ए बी बी सी और सी ए मान लो निकाल लेता हूँ, तो सी ए यानी कितना आ जाएगा, √7 - 1 यानी 636 हो जाएगा, 0 - 2 यानी 4 हो जाएगा, -1 यानी 4 यानी 16 हो जाएगा, तो 20 और 36 यानी √56 आ जा रहा है। ठीक, तो यहाँ से अगर मान लो 126 की हम लोग बात करते हैं, तो 126 और 2√14 ये आ जा रहा है, और ये 3√14 यानी, ठीक है, तो ये देखो, ये इसका वैल्यू 3√14 होता है, तो फिर ये हमारा क्या आ जा रहा है, लीनियर आ जा रहा है, कोलिनियर, बस हो गया, 3√14 ही आ जाएगा। क्या बोला जा रहा है कि ये हमारा एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, आर एनी 2 वेक्टर्स देन द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस। तो एक यूनिट वेक्टर निकालने हैं दोनों के पैरेलल, तो पहले क्या करता हूँ, Γ2 - Γ1 निकाल लेता हूँ, तो 2i - 3i कितना आ जाएगा, -i, 5j - j 4j, ठीक, 8k और -4k कितना आ जाएगा, 12k। तो यूनिट वेक्टर अगर मान लो इसको निकालूंगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 144 + 16 144 50 60 161 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस, कौन सा ऑप्शन, -i + 4j + 12k डिवाइड बाई √161, ऑप्शन नंबर डी।
पैरामेट्रिक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है कि द पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 4t+1 एंड x इज इक्वल टू 4+t²। तो अगर मान लो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ से x माइनस 4 निकाल लिया इज इक्वल टू t² है, और यहाँ से y माइनस 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू t निकाल लिया। तो यानी x माइनस 4 इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर। ठीक, तो एक ये क्या आ रहा है, पैराबोला आ रहा है, पैराबोला विथ फोकस। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मान लो मैं 4ax से कंपेयर करूं तो क्या आ जाएगा इसका वर्टेक्स, क्या क्या आएगा, एक तो y इक्वल टू, अगर इसको ज़ीरो करते हैं तो y इज इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा, इसको ज़ीरो करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 1, यानी ये वर्टेक्स आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if L1 M1 N2 and L2 M2 N2 are the direction cosine of two concurrent lines, then the direction ratio of the line bisecting the angles। तो अगर मान लो दो एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये मान लो L1 है, इसका L2 है, तो L1 प्लस माइनस L2 आएगा, M1 प्लस माइनस M2 आएगा, और N1 प्लस माइनस M2 आएगा, डिवाइड बाई 2। रेशियो पूछा जा रहा है तो हमारा यही आएगा फिर। ठीक, नेक्स्ट 146 की अगर बात किया जा रहा है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। तो मीन वैल्यू थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं कि कर्व हमारा मान लो दिया हुआ है, ठीक है, कर्व क्या दिया हुआ, y इज इक्वल टू √x² - 4। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या है, यानी f' का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 √x² - 4, और फिर x² का करेंगे तो 2x जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी x डिवाइड बाई √x² - 4 हो जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा। अच्छा, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अगर f' जैसे मान लो हम लोग निकालते हैं, ये f' एक्चुअली, तो f' का वैल्यू अगर मान लो मैं ज़ीरो करता हूँ, तो f' का वैल्यू अगर मैं ज़ीरो करूँगा तो वो वैल्यू हमारा कैसे निकल के आता है, देखो f' का वैल्यू, सॉरी f' का वैल्यू ज़ीरो नहीं, fb माइनस एफ ए क्या होता है, fb माइनस एफ ए, क्योंकि पैरेलल बोला जा रहा है किसी लाइन के, तो ये b माइनस ए हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, fb का वैल्यू हमारा आ जाएगा √12, और fa का वैल्यू आपका आ जाएगा √0 डिवाइडेड बाई 4 - 2, मतलब f' का वैल्यू हमारा ये आया c डिवाइड बाई √c² - 4 इज इक्वल टू √12 डिवाइड बाई 2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो c² का वैल्यू आ जाएगा 6, यानी c का वैल्यू आ जाएगा √6 आ जा रहा है। अब c का वैल्यू आ जा रहा है तो f' अगर मान लो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो एक, क्योंकि fx का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, fx का वैल्यू √x² माइनस क्या दिया हुआ ये 4, तो fc का वैल्यू कितना हो जाएगा, fc का वैल्यू यानी y का वैल्यू आ जाएगा x² यानी 6 माइनस 4 √2 आ जाएगा, यहाँ रखेंगे तो यानी क्या वैल्यू आ जाएगा, √6 और √2, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर एट एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 एंड दैट एट अ पॉइंट 10 मीटर नियरर टू द टावर फ्रॉम द अर्लियर इज 16 देन द हाइट ऑफ द टावर। तो हो क्या रहा है कि एक मान लो हमने ऐसे टावर बना दिया, ठीक, एक पॉइंट यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और एक 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ टावर एट एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ये हमारा 30 डिग्री होगा और ये हमारा 60 डिग्री होगा, ठीक, एंड दैट एट, इसको भी पढ़ लेते हैं, सतह के किसी बिंदु पर एक टावर के उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण 30 है। 10 मीटर टावर की तरफ नज़दीक वाले बिंदु पर, 10 मीटर टावर की तरफ नज़दीक वाले बिंदु पर टावर के उच्चतम बिंदु का 60 कोण, यानी 10 मीटर, 10 मीटर टावर की तरफ, ये 10 मीटर है। तो टावर की ऊंचाई हमसे पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको a मान लेते हैं। तो पहले tan 30 यूज़ करते हैं, tan 30 इज इक्वल टू h डिवाइड बाई a प्लस 10 आ जाएगा। tan 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h डिवाइड बाई a प्लस 10।
इक्वेशन 1। दूसरा tan 60 इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई ए, तो h इज इक्वल टू a√3 आ जाएगा। हमको क्या निकालना है, h का वैल्यू निकालना, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, h/√3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया, यानी a प्लस tan इज इक्वल टू h√3। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू यानी h/√3 माइनस h√3 इज इक्वल टू -10। सॉल्व करेंगे, यहाँ से h कॉमन लेकर के कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू -10। तो वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan√3 डिवाइड बाई 2 यानी 5√3 आ जाएगा। तो 5√3 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, इसका क्या दिया होता है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू log x और y इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ये आएगा, 2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि बी इफ़ द इलिप्स मीट्स द इलिप्स दिस इन n पॉइंट्स, तो n का वैल्यू कितना आएगा, तो दो इलिप्स अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये इंटरसेक्ट का कंडीशन आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, आप सॉल्व कर लोगे, y(x² को पुट करोगे इसमें, तो यहाँ से 2 वैल्यू आएगा, और y का वैल्यू इसमें पुट करोगे तो वहाँ से 2 वैल्यू आएगा। तो ये 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा, यानी 4 पॉइंट पे कट करेंगे एक दूसरे को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच लीव रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाई 5। तो अगर मान लेते हैं उन दो सभी संख्याओं का योग जिनमें 5 से भाग देने पर शेषफल हमारा कितना आ रहा है, शेषफल हमारा आ जाएगा 3। तो देखो इसका सम निकालना है, तो सम अगर मान लो हम लोग निकालते हैं 18 टर्म्स आएगा, लेकर कहाँ से लेकर के 10 से लेकर के 98 तक, 99 तक। ठीक है, 99 तक। तो ये हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 18/2, 2 × 13 और प्लस 17 × 5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 999 आ जाएगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ठीक, तो थोड़ा सा ये आज इस बार वाला पेपर थोड़ा लेंदी था, और अच्छा भी एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि हर बार न्यूटन रेफसन मेथड वगैरह डाल करके फिर कर्व ड्रॉ डाल करके और थोड़ा सा परेशान करता था। इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको स्किप करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। ठीक, क्योंकि थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, इसलिए हमारा टाइम भी कंज्यूम ज़्यादा हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन को खास तौर से मैं पीटी की बात करता हूँ, बाकी जेई मेंस वगैरह एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन कम आते हैं जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये सारे पेपर आपको हमने सॉल्व करा दिया, और फिज़िक्स और केमिस्ट्री के भी हमने सॉल्व करा दिया। अच्छा, कई लोगों का क्वेश्चन ये है कि क्या ये मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि जितना आपका कट ऑफ पिछले साल का गया था उतना ही कट ऑफ लगभग इस साल भी जाएगा, 5 ± 5 या ±10 के हिसाब से आप मान सकते हो। तो आप बेफिक्र रहिए, अगर आपका किसी का भी 50 मार्क्स आ जा रहा है, 50 मार्क्स से 60 मार्क्स तक आ जा रहा है, मार्क्स की बात कर रहा हूँ 150 में से, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका सिलेक्शन श्योर है। सिलेक्शन इन द केस उसका मान के चलो कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का, ख़ास तौर से जनरल वाला। अगर कट ऑफ, क्योंकि इस समय डिमांड कम है तो सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, ऐसे मतलब कह सकते हो, सप्लाई मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम है और सीटें ज़्यादा हैं, तो इस हिसाब से इजीली आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप जैसा बोलोगे तो इस पे रिलेटेड एक वीडियो और मैं बना दूंगा। हालांकि पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाया था, यहाँ तक कि काउंसलिंग कैसे करते हैं ये भी हमने वीडियो बनाया है, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के सर्च मारिए, आपको वहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।